हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। जैसे कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पेपर 1 होता है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाता है, यानी 25 एमसीक्यूज पूछे जाता है ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर 150 मार्क्स का हो जाता है। तो हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं विद कंप्लीट गाइडेंस। आपको हर एक स्टेप में क्या करना होता है हम आपको बताते हैं प्रॉपरली, और कंप्लीट आपको गाइडेंस देते हैं, जिसमें कि आपको 100% पासिंग गारंटी के साथ हम ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। यानी हमारे कोर्स के थ्रू अगर आप स्टडी करते हो तो हम आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो हमारी टीम, हमारे प्रोफेसर्स आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एग्जाम के कुछ दिनों पहले क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप इजीली आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जैसे कि हमारे कोर्स को एक्सेस करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप पर विजिट कर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो कि मैंने आपके साथ बताया 25 एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो आपका पूरा पेपर 50 मार्क्स पर बेस्ड होगा। ठीक है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको थ्योरी एमसीक्यूज एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं पेपर 1 के लिए। देन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपल नोट्स है, और उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट जो कि आपके प्रिपरेशंस में काफी आपको बूस्ट करने में हेल्प करेगा। देन 1500 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ, जिसमें गेन आपके साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर कर रखा है। तो ये सारा कंटेंट 100% आपको पासिंग गारंटी के साथ ये सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको 25 एमसीक्यूज में 15 to 20 एमसीक्यूज हमारे ही कोर्स से पूछे जाएंगे। ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं, जिसके लिए अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू डायरेक्टली विजिट कर अपने पेपर 1 के कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, फॉर योर पेपर 2 हम आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पेपर 2 में आपको सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो नोट्स के साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी देखने मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर पेपर 2, जिसके लिए अगेन आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ग्लोबल ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। So that's it, and let's begin with the MCQs. First question, the result undertaken to find the solution to a particular problem faced by a particular organization is dash research. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस किया है, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन किस रिसर्च का यूज करेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बस एक ही वर्ड पर फोकस करना है, विच इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कभी भी आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक ये दोनों वर्ड आता है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च। सो यस, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है आपको, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू आइडियाज, न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। बट फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है विच इज रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। सो अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई फेनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं, और अगेन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, दैट्स व्हाई अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a variable which is not part of study but it affects the dependent variable which is part of study is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कि हमारे स्टडी का पार्ट तो नहीं होता है, बट वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है जो कि हमारे स्टडी का पार्ट होता है।
सो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर वाटर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका प्लांट ग्रोथ। सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर। क्या अगर आप प्लांट को वाटर ज्यादा दोगे तो क्या प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी, या फिर आप वाटर कम दे रहे हो तो प्लांट की ग्रोथ कैसे होंगे। सो इस केस में आपके पास होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि हमारे स्टडी का पार्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। जैसे इस केस में आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा विंड एंड टेम्परेचर, ओके, और सनलाइट। ये सारे आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल होंगे जो आपकी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। सो ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। नेक्स्ट, Karl Pearson's coefficient of correlation value is equal to 0.5 means. So students, correlational research में coefficient होता है और उस coefficient को हम कहते हैं कार्ल पियर्सन coefficient। ये coefficient हमें variables के बीच का relation बताता है। अगर इस coefficient की value 0.5 है तो इन वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशनल रिसर्च में -1 से +1 के बीच में लाई करता है। ओके जिसे हम R से डिनोट करते हैं। अगर आपका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, -1 है मींस इट इज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड। अगर आपका कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है मींस इट इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर आपका 0 है कोएफिशिएंट की वैल्यू मींस देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि अगर कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.5 है मींस वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है। ओके सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आपके कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.3 से 0.5 के बीच में होगी सो उसे हम कहते हैं लो कोरिलेशन। ओके और अगर आपके कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.5 से 0.7 के बीच में होगी तो उसे हम कहते हैं मॉडरेट कोरिलेशन। ओके और क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में आपके लाई कर रही है वैल्यू, दैट्स व्हाई हम उसे कहते हैं मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Here correct option is option C, moderate positive correlation. Okay, moving on to the next question. Dash refers to information that is generated to meet the specific requirements of the investigation at hand. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा डेटा होता है जिसमें रिसर्चर अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। ओके सो उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सो स्टूडेंट्स अगेन इस क्वेश्चन में भी आपके लिए एक की वर्ड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जनरेटेड। मीन्स यहाँ पर रिसर्चर ने इंफॉर्मेशन जनरेट किया है। so, जब भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन रिसर्चर जनरेट करता है वो प्राइमरी डेटा के अंडर आता है। ओके अब रिसर्च में दो टाइप के डेटा होता है, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें रिसर्चर खुद ही डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। ओके एंड द सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है या फिर कोई पुराने रिसर्चर ने उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी जो रिसर्च की होती है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सो हियर रिसर्चर ने कोई इंफॉर्मेशन जनरेट की है, कुछ न्यू इंफॉर्मेशन रिसर्चर ने खुद ही जनरेट की है, सो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, dash is a preliminary study conducted on a limited scale before the original studies are carried out in order to gain some primary information.
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी स्टडी होती है जिसमें रिसर्चर पहले स्मॉल स्केल पर वो स्टडी परफॉर्म करते हैं, अगर वो स्टडी सक्सेसफुल रही सो रिसर्चर उस स्टडी को लार्ज स्केल पर ऑर्गेनाइज करते हैं। सो उस स्टडी को हम कहते हैं पायलट स्टडी। तो पायलट स्टडी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये देखने के लिए कि लंच प्रोवाइड करेंगे वो बच्चों को स्कूल में, ये देखने के लिए कि बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ रहा है या नहीं। सो इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट पहले एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट पर लॉन्च करेंगे। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है तो रिसर्चर क्या करेंगे या फिर गवर्नमेंट क्या करेंगे, वो प्रोग्राम को हर एक सिटी में लॉन्च करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहले गवर्नमेंट ने एक स्मॉल स्केल पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये रिसर्चर और ये गवर्नमेंट क्या करेगी, लार्ज स्केल पर इस स्टडी को और इस प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे। सो इसे हम कहते हैं पायलट स्टडी। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is applied in big inquiries extending to a considerable large geographical area. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी सैम्पलिंग होती है जिसको हम लार्ज जोग्राफिकल एरिया में यूज कर सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सो इट कम्स अंडर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें रिसर्चर लार्ज पॉपुलेशंस को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और यू कैन से क्लस्टर में डिवाइड करते हैं और फिर उस क्लस्टर से अपने सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये क्लस्टर सैम्पलिंग का एक टाइप होता है। ओके, देन आपको ऑप्शन बी गिवन है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें रिसर्चर अपने कन्वीनियंस और अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में से रिसर्चर कोई ग्रुप्स को बनाकर या फिर कोई क्लस्टर से सैंपल्स को सेलेक्ट नहीं करते। देन ऑप्शन सी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि एक होमोजेनियस ग्रुप होता है और उस होमोजेनियस ग्रुप में से रिसर्चर डायरेक्ट सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं रैंडमली। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में अगेन रिसर्चर कोई क्लस्टर या फिर ग्रुप्स में से सैंपल्स को सेलेक्ट नहीं करते। ओके, सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नेक्स्ट, Dash is a statistical device which helps to analyze covariation of two or more variables in the same direction. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो हमें हेल्प करती है ये एनालाइज करने के लिए कि जो दो वेरिएबल्स है और दो से ज्यादा वेरिएबल्स है वो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सो उनके बीच में कैसा कोरिलेशन होगा। ओके, सो उनके बीच में होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिस इज स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। ओके, अगर कोई पर्सन ज्यादा स्मोकिंग करता है सो उनका लंग ज्यादा अफेक्ट होगा। अगर हो सकता है कोई पर्सन ज्यादा स्मोकिंग करे सो उसको हो सकता है लंग कैंसर होने के ज्यादा चांसेस हो। मीन्स आप देख रहे हो दोनों भी जो वेरिएबल है स्मोकिंग एंड लंग कैंसर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर कोई दो वेरिएबल्स या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करे सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। Okay, moving on to the next question. Dash is a form of direct communication in which an interviewer asks questions to the respondent in a face-to-face conversational situation. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है जिसमें रिसर्चर या फिर इंटरव्यूअर रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, मींस फेस टू फेस। सो उस फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में रिसर्चर डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछता है। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू में आप डायरेक्ट फेस टू फेस क्वेश्चंस नहीं पूछते हो। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ईमेल। अगेन ईमेल के थ्रू भी फेस टू फेस आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें रिसर्चर या फिर इंटरव्यूअर रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash are extremely good for qualitative research. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है ओपन एंडेड क्वेश्चंस।
सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं. सो ओपन एंडेड क्वेश्चन में यस नो टाइप क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं, बिकॉज ओपन एंडेड क्वेश्चंस में रिसर्चर इन डेप्थ कोई फेनोमेना के बारे में जानना चाहते हैं. सो रिसर्चर यहाँ पर रिस्पोंडेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में उस पर्टिकुलर फेनोमेना के बारे में जानते हैं. दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऑप्शन बी गिवन है क्लोज एंडेड सर्वे. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड सर्वे में आप यस नो टाइप जैसे क्वेश्चंस का आंसर करते हो, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने देखा होगा आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं और कोई आपको एक ही सिलेक्ट करना होता है विच इज करेक्ट. सो यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती है जहाँ पे आप कोई ओपिनियंस और कोई जजमेंट आपके और इन डेप्थ में आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हो. सो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये दोनों भी ऐसे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज किए जाते हैं, नॉट इन क्वालिटेटिव रिसर्च. दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन आपको ऑप्शन जी गिवन है एम्बिगुअस क्वेश्चंस. एम्बिगुअस क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो अनक्लियर क्वेश्चन होते हैं. अगर क्वेश्चन ही अनक्लियर होगा तो आप डेटा कैसे कलेक्ट कर पाओगे. दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ओपन क्वेश्चंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर कब होता है. सो अगेन हम इस क्वेश्चन को इस टेबल के हेल्प से सॉल्व करेंगे. सो हियर ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज द नल इज ट्रू बट वी रिजेक्टेड. सो हम टेबल में देखेंगे जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ओके मीन्स आपको यहाँ पर फर्स्ट रो में देखना है. जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने इसको रिजेक्ट कर लिया तो ये कौन से टाइप का एरर होगा. टाइप 1 एरर होगा ये. ओके ये टाइप 2 एरर नहीं होगा. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी द नल इज फॉल्स एंड वी रिजेक्टेड. ओके सो मीन्स आपको यहाँ पर अभी इस टेबल में सेकेंड रो में देखना है. सो नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया. फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया मीन्स आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट है. मीन्स ऑप्शन बी में कोई एरर ही नहीं है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज अगेन इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी द नल इज ट्रू एंड वी एक्सेप्ट इट. सो अगेन आपको यहाँ पर टेबल में देखना है और यहाँ पर आप फर्स्ट रो में देखेंगे जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले रहे हो. दैट मीन्स आपका जो डिसीजन है ये करेक्ट डिसीजन है. अगेन ऑप्शन सी में कोई एरर नहीं है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन डी द नल इज फॉल्स बट वी एक्सेप्ट इट. क्या हो रहा है यहाँ पर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो. जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर. सो यस टाइप 2 एरर occurs when null hypothesis is false and we accept it. So here option D is the right answer. null hypothesis false होती है, null hypothesis गलत होती है फिर भी हम उसको accept कर ले रहे हैं. So that is known as type 2 error. So here option D is the right answer. Moving on to the next question. Which research is used to prove theory? So students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन से रिसर्च में थ्योरी को प्रूव करते हैं. ओके सो लेट्स सी ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिसर्च. सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम स्टूडेंट्स थ्योरी प्रूफ नहीं करते बल्कि थ्योरी को जनरेट करते हैं और यू कैन से थ्योरी डेवलप करते हैं. ओके सो दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी फंडामेंटल रिसर्च. अगेन फंडामेंटल रिसर्च में हम कुछ न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं. और बिकॉज इन फंडामेंटल रिसर्च रिसर्चर अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, अपनी नॉलेज को इनहैंस करने के लिए फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, ना कि किसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए. दैट मीन्स हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट. देन ऑप्शन डी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. ओके जो कि क्लियरली डिफाइन नहीं होती, उस प्रॉब्लम के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्रॉब्लम को और डीप में जानते हैं, ना कि अगेन हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में किसी भी थ्योरी को प्रूफ नहीं करते. दैट मीन्स हियर ऑप्शन डी अगेन इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन बी इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. यस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वी प्रूव द थ्योरी. और क्वांटिटेटिव रिसर्च में एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है, थ्योरी हमारे पास पहले से प्रेजेंट होती है, हम कुछ स्ट्रक्चर और स्टेप फॉलो करते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च में उस थ्योरी को प्रूफ करते हैं. दैट मीन्स हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर.
we prove the theory in quantitative research. Okay, next question, a blueprint of research work is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है blueprint of research को हम और क्या कहते हैं. So remember students, blueprint of research को हम कहते हैं research design. So research design क्या होता है? research design में आप सब कुछ पहले से प्लान कर लेते हो कि आप आपकी रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो. ओके, ब्लूप्रिंट का ही मतलब होता है कि प्लान. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डिसाइड कर लूंगी कि रिसर्च करने से पहले मैं किन मेथड से डेटा को कलेक्ट करूंगी, कौन कौन से टेक्निक्स यूज करूंगी, कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, बाय इंटरव्यूज और बाय ऑब्जर्वेशंस. ओके, सो ये सारे चीजें हम पहले ही से डिसाइड कर लेते हैं. सो उसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट और रिसर्च डिजाइन. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रिसर्च डिजाइन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. When research report dash is used to acknowledge indebtedness. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर अपने रिसर्च में रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो अपने रिसर्च रिपोर्ट में जब लोगों को थैंक्स करते हैं और या फिर यू कैन से किसी के टूवर्ड्स किसी के प्रति थैंकफुल है रिसर्चर, तो वो अपने रिसर्च में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं. सो वो किस सेक्शन में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी क्या होता है? जहाँ पर रिसर्चर जिन भी पुराने रिसर्चर का इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उनको प्रॉपर उनका नेम लिखते हैं जिसको हम कहते हैं रेफरेंस. तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में किसी रिसर्चर किसी लोगों का थैंक्स नहीं करते. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी आपको गिवन है इंडेक्स. इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपने आपके बुक में भी देखा होगा, इंडेक्स होता है जहाँ पर आपको प्रॉपर जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो प्रॉपर मेंशन किया जाता है विद पेज नंबर. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इंडेक्स में भी रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं कहते हैं. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी अपेंडिक्स. अपेंडिक्स क्या होता है? अपने रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर अपेंडिक्स लिखते हैं जहाँ पर रिसर्चर कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे इक्वेशंस हो गई, कुछ इक्वेशन रिएक्शंस हो गए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज कर आगे रिसर्च परफॉर्म करे. अगेन अपेंडिक्स में रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं करते. दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन हियर ऑप्शन डी एक्नॉलेजमेंट्स. यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज रिसर्चर अपने रिसर्च में जिन लोगों ने उनकी हेल्प की होंगी रिसर्चर उन लोगों का नेम एक्नॉलेजमेंट में प्रॉपर मेंशन करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर रिसर्चर ऐसा नहीं करते अपने रिसर्च में सो उनकी रिसर्च अनएथिकल हो जाएगी. so this is very important in research. so that's why यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है रैंडम सैम्पलिंग कैसे हेल्प करती है हमें. ओके, सो रैंडम सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होती है जिसमें हम रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं. ओके, अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. ऑप्शन ए आपको गिवन है रीजनेबली एक्यूरेट. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिकॉज हम रैंडम सैम्पलिंग में हम सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, इसलिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप सैंपल के थ्रू आपको मिल ही जाती है वो इंफॉर्मेशन. जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट होती है. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी, एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज रैंडम सैम्पलिंग में आप पूरी होल पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म नहीं करते बल्कि उस पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को लेते हो जो कि आपका सैंपल बन जाते हो और इसी सैंपल पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग में आपका जो मनी है ज्यादा स्पेंड नहीं होता है, इसलिए रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो इकोनॉमिकल मेथड होती है डेटा कलेक्ट करने के लिए. देन ऑप्शन सी आपको गिवन है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज रैंडम सैम्पलिंग में रिसर्चर रैंडमली सैंपल्स को पॉपुलेशन में से कलेक्ट करता है, ना कि रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस, जजमेंट और ओपिनियन को आगे रखकर सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें बायसनेस कम होती है रिसर्चर के. बायस मींस झुकाव. ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, बिकॉज ए, बी एंड सी तीनों भी ऑप्शंस आपके करेक्ट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फ्रॉम थ्योरी टू लॉजिकल कंक्लूजन. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आप कौन से ऑप्शन के थ्रू थ्योरी से लॉजिकल कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हो. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, हम थ्योरी से लॉजिकल कंक्लूजन्स हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं.
ओके, सो क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी डिडक्टिव रिसर्च में आता है, डिडक्टिव रीजनिंग में आता है, जिसे हम कहते हैं DGP। ओके, जैसे आप कोई जनरल थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करते हो, जनरल थ्योरी से कोई कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इंडक्शन। इंडक्शन आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव रीजनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं IPG। मीन्स आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से कोई जर्नल थ्योरी डेवलप करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंडक्शन में आप कोई थ्योरी को कंक्लूजन्स, थ्योरी से कोई कंक्लूजन्स फाइंड आउट नहीं करते हैं, ना ही कोई थ्योरी को प्रूव करते हैं, बल्कि आप थ्योरी डेवलप करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगेन ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डिडक्शन। नेक्स्ट, analysis of variance is a statistical method of comparing the dash of several population। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। ये मेथड हम क्या कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको पहले पता होना चाहिए कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता क्या है। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम कहते हैं एनोवा टेस्ट। ओके, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम कहते हैं एनोवा। ओके, ये टेस्ट हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए मीन ऑफ 3 और मोर पॉपुलेशन, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन है सिविरल पॉपुलेशन, तो दिस इज नोन एज एनोवा। तो 3 या फिर 3 से ज्यादा, इसको हम कहते हैं सिविरल पॉपुलेशन के मीन्स को कंपेयर करने को हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम कहते हैं एनोवा टेस्ट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मीन्स। ओके, एंड मीन, मीडियन एंड मोड इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन एंड मोड क्या होता है। सो मीन, मीडियन एंड मोड, दे आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी आपके डेटा के सेंट्रल या फिर टिपिकल वैल्यू को भी कहते हैं। ओके, अब जैसे कि इस डायग्राम में मीन, मीडियन एंड मोड, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल वैल्यू को बताता है। ओके, सो मीन, मीडियन एंड मोड बेसिकली आपके डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपके डेटा की सेंट्रल वैल्यू को बताता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस द एरर प्रेजेंट इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो कौन से एरर होने का चांसेस होते हैं। सो रिमेंबर, जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो देयर विल बी चांस ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर होता क्या है, तो अब हम इस टेबल से समझेंगे टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है। सो रिमेंबर, जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है, नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर लेते हो, तो आपका हो जाता है वो टाइप 1 एरर। और जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो हो जाता है आपका टाइप 2 एरर। ओके, सो दिस 2 टाइप्स ऑफ एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है, और दिस टेबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये टेबल भी याद रखना है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। जनरली जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और ये दोनों एरर होने के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन, मीडियन एंड मोड इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन एंड मोड क्या होता है। सो मीन, मीडियन एंड मोड, दे आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी आपके डेटा के सेंट्रल या फिर टिपिकल वैल्यू को भी कहते हैं। ओके, अब जैसे कि इस डायग्राम में मीन, मीडियन एंड मोड, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल वैल्यू को बताता है। ओके, सो मीन, मीडियन एंड मोड बेसिकली आपके डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपके डेटा की सेंट्रल वैल्यू को बताता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल ग्रुप इज अ टर्म यूज्ड इन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम किस रिसर्च में यूज करते हैं। सो कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करते हैं। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2 वेरिएबल्स होते हैं आपके, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नेक्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर आपका वाटर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लांट ग्रोथ।
आपको देखना है कि वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर। अब इस केस में क्या हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाएंगे, जैसे विंड, टेम्परेचर, सनलाइट। ओके, ये सारे आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक टर्म आ जाता है और एक वेरिएबल आ जाता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो रिसर्चर क्या करते हैं, इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, और इसे हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप्स। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि है आपका इस केस में विंड और सनलाइट, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल या फिर कंट्रोल ग्रुप्स। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।